हेलो बच्चों, आज हम समझेंगे धातुओं की प्राप्ति। बच्चों, धातुओं का मुख्य स्रोत भूपर पट्टी यानी अर्थ क्रस्ट है। समुद्री जल में भी सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड आदि लवण उपस्थित होते हैं। तो हम सबसे पहले ये जानते हैं कि खनिज यानी मिनरल्स क्या होता है। बच्चों, भूपर पट्टी यानी अर्थ क्रस्ट में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज मिनरल्स कहते हैं। और ओर्स यानी अयस्क वह खनिज है जिनसे धातु प्राप्त की जाती है। अयस्कों को खनन कर बाहर लाया जाता है और फिर शुद्धिकरण कर तत्व प्राप्त किए जाते हैं। अब हम समझते हैं कि जो धातुओं का निष्कर्षण यानी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल है, आपने देखा होगा कि जो क्रियाशीलता जो क्रम है, जो धातुओं की जो क्रियाशीलता का क्रम में के बारे में पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, उसमें सबसे अधिक क्रियाशील धातु, कम क्रियाशील धातु और सबसे कम क्रियाशील धातु के बारे में पढ़ा था। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु में पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम है, जबकि कम क्रियाशील धातु में जिंक, आयरन, लेड, कॉपर और मरकरी, और सबसे कम क्रियाशील धातु में गोल्ड और सिल्वर। और ये सिल्वर और गोल्ड जो है वो नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं। तो वह धातु जो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर है, वे स्वतंत्र अवस्था में यानी फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं। जिस धातु की क्रियाशीलता मध्यम होती है वे मुख्यतः ऑक्साइड के रूप में, सल्फाइड के रूप में पाई जाती है। और हाँ, कार्बोनेट के भी रूप में जो है ये धातुएं पाई जाती है। जो धातु क्रियाशीलता में सबसे नीचे है वह स्वतंत्र अवस्था यानी फ्री स्टेट में पाई जाती है। तो बच्चों, कई धातुओं के अयस्क जो होते हैं वो ऑक्साइड होते हैं। इसका कारण है कि ऑक्सीजन की अत्यधिक क्रियाशीलता एवं पृथ्वी पर इसके प्रचुर मात्रा में पाया जाना। इस प्रकार क्रियाशीलता के आधार पर धातु को हम 3 भागों में बांटते हैं। लो रिएक्टिव मेटल निम्न अभिक्रियाशील धातु, मीडियम रिएक्टिव मेटल मध्यम अभिक्रियाशील धातु, और हाई रिएक्टिव मेटल यानी उच्च अभिक्रियाशील धातु। अब इन धातुओं की प्राप्ति विभिन्न तरीकों यानी टेक्निक्स का उपयोग कर किया जाता है। अयस्कों से शुद्ध धातु की प्राप्ति कई चरणों में यानी कई स्टेप्स में होती है, जिसमें पहला जो है स्टेप्स अयस्कों की सांद्रता यानी कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स है। बच्चों, धातुओं के निष्कर्षण से पहले अयस्क से इम्प्यूरिटीज़ को हटाना आवश्यक होता है। इसलिए अयस्कों से गैंग को अर्थात अशुद्धियों को हटाया जाता है। अयस्कों से गैंग को हटाने के लिए जिन प्रक्रियाओं का उपयोग होता है वे अयस्क एवं गैंग के भौतिक या रासायनिक गुणों पर आधारित होते हैं, जिसे विभिन्न तकनीकों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। अब आइए कि सबसे जो हमने 3 भागों में सक्रियता श्रेणी को जो विभाजित किया है, उसमें सबसे पहला जो सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाले धातुओं का निष्कर्षण है वो कैसे करेंगे। बच्चों, सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाले धातु का जो कम क्रियाशील होते हैं, इन धातु के ऑक्साइड को सिर्फ गर्म करने से प्राप्त किया जा सकता है। जैसे सिनेबार HgS, मर्क्यूरिक सल्फाइड जो मरकरी का एक अयस्क है। जब इसे हम हवा में गर्म करते हैं तो पहले यह मर्क्यूरिक ऑक्साइड में परिवर्तित होता है और फिर अधिक गर्म करने पर मर्क्यूरिक ऑक्साइड मरकरी में अपचयित हो जाता है यानी रिड्यूस्ड हो जाता है। यानी अभिक्रिया जो है ये 2Hg + 3O2, इसको गर्म किया तो 2HgO और 2SO2 प्राप्त होता है, और 2HgO पुनः जब इसको गर्म किया तो मरकरी और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होता है। अब सेकंड जो है वो सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण वो कैसे करते हैं। बच्चों, सक्रियता श्रेणी के मध्य में जो धातु है वह है आयरन, जिंक, लेड, कॉपर, जिसकी क्रियाशीलता मध्यम होती है। यह सल्फाइड एवं कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। इसे हम क्या करते हैं कि भर्जन यानी रोएस्टिंग एवं निस्तापन कैल्सिनेशन द्वारा प्राप्त करते हैं।
तो सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि भर्जन यानी रोएस्टिंग क्या है। बच्चों, सल्फाइड एस को वायु की उपस्थिति में जब हम अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। और निस्तापन जो कैल्सिनेशन है, जब कार्बोनेट एस को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म किया जाता है तो यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। यानी भर्जन रोएस्टिंग के लिए जो है जिंक सल्फाइड जैसे ZnS+3O2 गर्म किए तो जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। और निस्तापन यानी जो कैल्सिनेशन है, जिंक कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। फिर जिंक ऑक्साइड को जब हम गर्म करते हैं तो जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होता है। यहाँ एक बात ध्यान रखना अभी अति आवश्यक है और इसे आप अच्छी तरह से समझ भी लें कि जो सल्फाइड एस्क है उसका रोएस्टिंग यानी भर्जन करते हैं और जो कार्बोनेट एस्क है उसका निस्तापन यानी कैल्सिनेशन कर हम धातु प्राप्त करते हैं। जो धातु ऑक्साइड हमें प्राप्त होते हैं उस धातु का अपचयन कर यानी कोई रिड्यूसिंग एजेंट से उसका अपचयन करते और हम शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं। बच्चों, ये एक अभिक्रिया है जो मैग्नीज ऑक्साइड यानी MnO2 उसको जब हम एल्यूमिनियम के साथ गर्म करते हैं तो मैग्नीज और एल्यूमिनियम ऑक्साइड और उष्मा प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया में आप यह पता करें कि ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है या नहीं। बच्चों, जब आयरन ऑक्साइड जो Fe2O3 जहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया होती है तो आयरन एल्यूमिनियम ऑक्साइड और उष्मा प्राप्त होती है। यह अभिक्रिया उष्माक्षेपी अभिक्रिया है जिसमें उष्मा अधिक मात्रा में प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया को यानी इस प्रकार की अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया यानी थर्मिट रिएक्शन कहते हैं। जैसे Fe2O3 है उसका एल्यूमिनियम से अभिक्रिया हो रहा है तो आयरन FeAl2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड और उष्मा प्राप्त हुई। इस अभिक्रिया का उपयोग रेल पटरी एवं मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। अब हम समझते हैं सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण कैसे होता है, जिसमें पोटासियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ये तत्व आते हैं। तो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण विद्युत अपघटन विधि द्वारा किया जाता है, जहाँ पे जो इनके क्लोराइड्स होते हैं उसे विद्युत अपघटन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। वहाँ जहाँ पे कैथोड जो है वो ऋण आवेशित इलेक्ट्रोड है वहाँ धातु जमा होता है और एनोड जो है वो धनावेशित इलेक्ट्रोड है जहाँ पे क्लोरीन मुक्त होती है। जैसे ये रिएक्शन जो है कैथोड जो है वहाँ पे दिखाया गया है कि सोडियम जो है वो कैथोड पे डिपॉजिट होता है और क्लोरीन जो है Cl2 वो एनोड पे डिपॉजिट होता है। अब हम यहाँ एक चार्ट के माध्यम से इसे समझ लेते हैं कि जो ओर्स यानी एस्क जो है सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि ओर्स का हम कंसंट्रेशन करते हैं यानी कहलाता है वो कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स एस्क का सांद्रण। अब इसे 3 भाग में बांटते हैं कि पहला कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल यानी जो उच्च अभिक्रियाशील धातु है, सेकेंड कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल जो मध्यम क्रियाशील धातु है, और थर्ड जो कंसंट्रेटेड ओर्स ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल यानी निम्न अभिक्रियाशील धातु। यानी ये 3 प्रकार के ओर्स जो हैं रिएक्टिव मेटल्स के लिए जो है उसको हम डिवाइड करते हैं, जिसमें सबसे पहला जब हम आए कि जो सबसे अधिक क्रियाशील है धातु है उसको इलेक्ट्रोलाइसिस जो है इलेक्ट्रोलाइसिस यानी विद्युत अपघटन विधि द्वारा हम शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं। और जो ओर्स मध्यम यानी मिड में जो क्रियाशील धातु आते हैं वो 2 फॉर्म में मिलेगा, या तो कार्बोनेटेड ओर्स होगा या नहीं तो फिर सल्फाइड ओर्स होगा। तो कार्बोनेटेड ओर्स है तो उसका निस्तापन यानी कैल्सिनेशन करते, और सल्फाइड ओर्स है तो उसका हम भर्जन करते यानी रोएस्टिंग करते, और फिर उस ओर्स को धातु ऑक्साइड में परिणत करते। और जब धातु ऑक्साइड में यह परिणत हो जाता है तो उसका रिडक्शन करके हम रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड यानी जो धातु ऑक्साइड है उसका रिडक्शन हुआ वो शुद्ध धातु जो है वो हमें प्राप्त हो जाता है। और जो कि लेस रिएक्टिव मेटल है यानी जो सबसे निम्न अभिक्रियाशील धातु है जिसमें सल्फाइड ओर्स है उसका रोएस्टिंग करेंगे तो हमें मेटल प्राप्त जो इम्प्योर मेटल प्राप्त होगा, और फिर उसका हम रिफाइनिंग करेंगे तो हमें प्योर मेटल प्राप्त होगा।
तो बच्चों इस प्रकार से धातुओं की प्राप्ति जो है अयस्कों द्वारा की जाती है। धन्यवाद।